Okay, a formal good evening to all of you. Okay, so we are beginning today the journey of our 40 marks of paper 8B. 8B is your economics for finance, 60 marks of financial management, 40 marks of economics for finance. I will be responsible for 40 marks. For the purpose of recording, let me tell I am Chartered Accountant Deepak Mulchandani. ये जो तुम ऐसे मजाक बनाते हो ना मेरा, तो समझता हूं मैं, ये आरसीबी वालों का दुख है जो इतनी बड़ी बड़ी तालियों में निकल के आ रहा है। चलो ठीक है, ओके। बस बस अभी मेरी बात सुने ध्यान से। ओ उधर, सर वी हैव 4 units. Under each unit they have chapters. So under 4 units we have got 14 chapters. मैं पहले जरा उसका एक फाउंडेशन ले डाउन कर दूं। This is the subject which is not going to have any MCQs. Please remember this. EIS SM में MCQ है, ऑडिट में है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में सरप्राइजिंगली क्या करा है, स्टडी मटेरियल में एमसीक्यू दिए हैं बट एग्जाम में एमसीक्यू नहीं है उसके। पर स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू काफी काम के हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के। जब उनके मैं यूनिट्स के नाम बोलूंगा आपको, तो यूनिट के नाम सुन के आपको कहीं ऐसा लग सकता है एक आध यूनिट में कि ये मैंने 12वीं में पढ़ा है और ये भ्रम है। ठीक है, ये ठीक भ्रम वैसा ही है जो आपको लगता है वो हंस हंस के देख रही है जबकि वो तुम्हें देख देख के हंस रही है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि 12th में बहुत अच्छे नंबर आए तो ये तो मैं संभाल ही लूंगा। बिकॉज मैं 4 यूनिट्स के नाम बोल देता हूं आपको। सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बच्चा बोलता है ये तो आता है। अभी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में तुमने जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड ये पढ़ा है। भाई चुप ना प्लीज, अब आप प्लीज यार। तो इसके आगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरे बहुत सारे प्रकार की बारीक बारीक चीजें इन्होंने यहाँ पर डाली हैं। 2018 तक ये सब, 2019 तक ये सब सिलेबस में नहीं था, नहीं 20 तक, हाँ 2020 ऑनवर्ड्स उन्होंने 75 पेजेस एडिशनल इंसर्ट करे इस यूनिट में, 75 और प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पर अब वो नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जो कीन्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ते ना आप स्कूल में, जब अपन सीबीएसई 12th पढ़े तो हम 2 सेक्टर 3 सेक्टर तक जाते हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 सेक्टर, 4 सेक्टर्स, इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट इनकम एम्प्लॉयमेंट सब शामिल अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल्स और इन मैथमेटिकल डेरिवेशंस। मतलब वो अपन y इज इक्वल्स टू ए, वो करता ना a+by, ऐसा कुछ। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा ये उन्हें समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब तो थोड़े परेशान है अभी, क्या कहाँ क्यों नहीं, ये क्या बोल रहा है ये। रुको जरा, सबर करो। तो ये फर्स्ट यूनिट के, मतलब फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर्स हैं। फिर आता है सेकेंड यूनिट, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस 12th तक और सीए फाउंडेशन तक किसी ने कहीं टच नहीं किया है, और उसमें है 4 यूनिट, 4 चैप्टर्स। तो वो टोटली न्यू है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं मनी थ्योरीज। मतलब पब्लिक फाइनेंस में 4 यूनिट्स हैं, मतलब 4 चैप्टर्स हैं, यूनिट 2 4 चैप्टर्स। ठीक है, फिर हम जाते हैं मनी थ्योरीज। उसके अंदर मनी थ्योरीज में भी हम लोग, आपने सिर्फ एक झलक 12th के बच्चों ने M1, M2, M3 की देखी होगी। हाँ, और वो M1, M2, M3 सिर्फ आपने वो डेरिवेशन किया है, वो सिर्फ रटा है उसको। यहाँ M1, M2, M3 से पहले 150 साल पहले जो मनी थ्योरीज बनी थी, वो अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच से लेकर आपको मॉडर्न डेज तक लेकर आएंगे। फिएट मनी, क्रिप्टो करेंसी तक बात करेंगे वो आपसे, डिजिटल करेंसी की भी बात करेंगे।
तो ये आपके ये तीन है, तीन चैप्टर्स। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 3, कितने हो गए बेटा? 9। लास्ट यूनिट जो है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर है। इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, तो 9+5 वहाँ 14 चैप्टर पढ़ने हैं हमको। और 14 चैप्टर में से हमें 40 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। 40 नंबर के पेपर में हमसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर 30% MCQ नहीं होगा, बराबर। अब जब हम इकोनॉमिक्स को इस लेवल पे पढ़ने आते हैं, तो इकोनॉमिक्स को जब हम इस लेवल पे पढ़ने जाते हैं तो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है उन लोग की, और वो मान के चलते हैं कि बच्चे को इतना बेसिक्स पता होंगे। अब वो कितने बेसिक्स पता होंगे वो थोड़ा सा हम लोगों को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। तो मैं आपके सामने, आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझे बता सकते हो कि सर हाँ इतना होता है, इतना आता है या इतना नहीं आता है, इसमें बिल्कुल बेशरम बन के मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से आपका बेसिक स्टार्ट ले सकूं। I don't have any hesitation in taking 1 or 2 lectures to clarify your basic fundamentals. Because वो बेसिक फंडामेंटल पे अभी कॉम्प्रोमाइज किया तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा एप्लीकेशन में आपको तकलीफ आएगी, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूँ। वो टर्मिनोलॉजीज में अगर आपको किसी में भी दिक्कत है तो बता देना, बोलना सर ये टर्मिनोलॉजीज हमें ढंग से क्लियर नहीं है। नाम पता होना इज नॉट क्लियर होना, कॉन्सेप्चुअल फ्लो होना। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने बिजनेस साइकिल सीए फाउंडेशन में ढंग से पढ़ा होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। वो आपने कैसे पढ़ा होगा आप ही जानते हो, बराबर। तो उसमें हेजिटेट मत करना, क्योंकि हमारी एक वर्किंग नॉलेज वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो देर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज इफ आई मे आस्क यू। So there is something called अच्छा, मोडस ऑपरेंडी बताना भूल गया मैं, सॉरी। मोडस ऑपरेंडी मतलब वे ऑफ वर्किंग इन दिस चैप्टर। हम लोग जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैं आपको एक बुक प्रिंट करके दे देता हूँ और उस बुक में आप और मैं नोटिंग करते चलते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में मैं ऐसा नहीं करूंगा। इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में कुछ चैप्टर्स के पूरे नोट्स आप मेरे साथ क्लास में बनाओगे, हाथ से लिखोगे आप। कारण क्या है, वो मैंने छाप के तो दे दूंगा, और वो कुछ चीजें ऐसी है तो मैंने कुछ चैप्टर्स बांट रखे हैं। जैसे मैं पब्लिक फाइनेंस ऑलमोस्ट पूरा आपको लिखवाऊंगा अपने हाथ से, मतलब मैं बोलता चाहूंगा आप लिखोगे क्लास में। फिर मैं इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ ऐसी जगह है जहां पर मेरे को लिखवाने से कुछ होगा नहीं, वहां कॉन्सेप्ट चले, तो मैं वर्कबुक टाइप के कुछ प्रिंट आउट्स दूंगा आपको, मैं दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम में हम लोग प्रैक्टिकल्स खुद करना चाहेंगे क्लास में। इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे मैं कुछ प्रिंटेड दूंगा, कुछ थ्योरी दूंगा आपको लिखने के लिए दूंगा। और मनी थ्योरीज जो मैंने आपको बोली, तो मनी थ्योरीज में भी मैं कुछ थ्योरीज बोलूंगा आप लिखो मेरे साथ, और कुछ का मैं प्रिंटेड वर्जन दूंगा, समरी नोट्स दे दूंगा। सो यू हैव टू बी विथ मी इन द क्लास। मतलब ऐसा नहीं है पॉसिबल कि किताब मिल गई हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो, कुछ बच्चे पूछते सर द एफर्ट को अगर मैं कंपेयर करूं, मेरे को एफर्ट इको में ज्यादा लगेगा या क्या, कैसा लगेगा कंपेयर टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ वेरी ओपन एंडेड कॉन्सेप्ट। मतलब वी आर लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस इन एसएम। कुछ भी जो मार्केट में चल रहा है उसको हम हमारी टर्मिनोलॉजी से कनेक्ट करके रख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में कुछ थ्योरीज, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ लॉजिक्स हैं, आपको उन लॉजिक्स को समझना होगा मेरे साथ। लॉजिक्स को समझने में तकलीफ आएगी, ये अच्छी बात है कि वो तकलीफ क्लास में आए, ठीक है ना। तो कई बार आपको लग सकता है सर ये लिखना क्यों है, आप तो प्रिंट करके दे दो, नहीं, बट दैट boring job at times of writing it with your own hand at least for once has to be done in the class, because घर जाके वो होगा नहीं। मेरा estimated time to complete will be around 45 lectures of 1.5 hours each, around 50 to 60 hours. 60 hours is my estimation। और उसमें हम प्रैक्टिकल्स के अगर आवर्स जोड़ेंगे तो 6-7 घंटे, मतलब 60 to 67 hours you will need for completion of 40 marks of syllabus। फंडामेंटली क्लियर, ओके। कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज वी शुड नो बिफोर एंटरिंग इनटू इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। हमको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में जाने से पहले।
मैं लिखता जाता हूं, हो सकता है आती हूँ, हो सकता है नहीं आती हूँ। इन्फ्लेशन, जीडीपी, बीओटी, बीओपी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, इन्फ्लेशन एंड इट्स 4 टाइप्स। नहीं पर देखो बच्चों, मैं प्लीज आप ऐसा मत सोचना कि मैं ये करने बैठा हूँ या तेरे को तो आता ही नहीं। अरे बच्चों, तुम पढ़ने आए हो तो मेरा काम है तुमको बेसिकली समझाना। मैं इसीलिए बोला हूँ बी ऑनेस्ट। नहीं आता है तो नहीं आता, वी आर ओके टुडे एंड टुमारो इन्वेस्टिंग अवर टाइम एंड एफर्ट इन दिस, जिससे आपको चीजें समझ पड़ेंगी। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्रेडिट क्रिएशन, फिएट मनी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ भाई। सर इन्फ्लेशन और उसके 4 प्रकार आते हैं। 4 प्रकार नहीं आते। इन्फ्लेशन आता है, कितना बचा? इन्फ्लेशन आता है, ओके ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, जीडीपी का एक्चुअल मीनिंग। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, आता है सर। ठीक है। सो मेजॉरिटी सेइंग नहीं, अपन समझ ही लेते तो ज्यादा सही है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पार्ट भी है नेशनल इनकम का। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना बात से बोलते हैं? आता है, आई रिमेम्बर। टू बी डन, नो प्रॉब्लम्स, आई एम परफेक्टली ओके। ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरकनेक्टेड है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन का मीनिंग समझता है? ये मेरे ख्याल से मीनिंग आता होगा, इसमें मीनिंग ही चाहिए बस। फिस्कल डेफिसिट, ओके। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ओके। क्रेडिट क्रिएशन एंड फिएट मनी, मतलब मेजॉरिटी चीजें नहीं पता है। सीधे सीधे शुरू कर दो, आप तो कहीं लोड ले रहे हो। चलो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट, इकोनॉमिक्स की सेपरेट कॉपी बनाना है, और कॉपी येलो वाले पेजेस की नहीं बनाना है, व्हाइट वाले अच्छी क्वालिटी के पेजेस जिसको खोल के पढ़ने का मन करे। पेज, तू ज्योतिषी से ये भी पूछना मेरी लुगाई का वजन कितने किलो होगा। बोलता पेज कितने कॉपी के। अरे तेरी हैंडराइटिंग की जगह कितनी, क्या कितना करता कहता, हमको क्या पता है यार। अच्छा, मेरे को भी ऐसे डायलॉग अलग से याद नहीं आते, तुम लोग सामने रहते हो ना तो एकदम याद आ जाता है कि मेरे ऐसे चिपकाओ डायलॉग। शुरू करें अब अपन लोग? चलो आ जाओ। मोदी जी ने 2000 के नोट डिमोनेटाइज कर दिया क्या? सर इट इज नॉट डिमोनेटाइजेशन, it is a legal tender, still will be a legal tender, but he is saying that the circulation will stop, please give this and then take your 500 rupee notes। बराबर। अब ये इन्फ्लेशन होता क्या है? एक मिनट।
मैं बोलूं, आपके जेब में 500 रुपए का नोट, ए, अरे कौन, अरोरा है ना इसका सरनेम, अरोरा जी इधर। तो आपके जेब में 500 रुपए का नोट, उस 500 रुपए के नोट से आप कितना सामान पहले ले सकते थे वर्सेज अभी कितना सामान ले सकते हो। सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, तुम्हारे को भी समझ पड़ रही होगी, तुम 7th 8th में थे तो 80 रुपए का पेट्रोल मिल जाता था तुमको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तुम 400 या 500 मतलब 600 रुपए लेके जाओगे तो तुम्हें 7.5 लीटर पेट्रोल मिलता था 600 रुपए में, बराबर। आज तुम अगर 600 रुपए लेके जाते हो, अगर मैं पेट्रोल का रेट 120 मान लूं, अभी 108 है शायद, पर वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाएगी, अगर 120 मानूं तो तुम वही 600 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल ले सकते हो। तो पेट्रोल पतला हो गया, खराब हो गया, या आपके नोट कमजोर हो गए, ये समझा। नोट कमजोर होना मतलब सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन, समझे। इन्फ्लेशन को और सिंपल भाषा में और अगर समझाने की कोशिश करूं तो कुछ फाउंडेशन वाले बच्चों को याद रहेगा, पर मैक्सिमम बच्चों को शायद ध्यान नहीं होगा। ट्रेडमिल देखा है, ट्रेडमिल। तो वो ट्रेडमिल जो होता है ना, वो अमीर लोग उस पर पैदल चलते हैं ऐसे, क्योंकि पैदल वो तो कार में आता है ना पैदल चलने के लिए, पैसे दे के, एयर कंडीशनर एटमॉस्फेयर में, और एसी में फिर पसीना नहीं आता, तो फिर 6,000 का जैकेट अलग खरीदते हैं एसी जिप अप करके कि मैं दौड़ूंगा। अब वो जो ट्रेडमिल पे चलते रहते हैं, तो ट्रेडमिल भी ऐसे थोड़ा हवाबाजी वाले काम है आजकल के, उसमें थोड़ा ऐसे अप हिल, क्या बोलते हैं, हाँ ये अंग्रेजी आप सिखाओ मुझे, इनक्लाइन मोड, एम आई करेक्ट। हाँ। तो अब क्या होता है, जैसे अगर अपन ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, तो ट्रेडमिल पे अपन चलते रहते हैं, तो ऐसे धीरे 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 पहले चलना चालू करते हैं, ठीक है। फिर वो जिम ट्रेनर आता है, उसने आपसे पैसे लिए हैं, क्योंकि वो पहले दिन ही आपको जिम्नेजियम में डरा देता है, सर आपसे गलत कुछ हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे 3 महीने पर, साले डरा रहा है। सर पर्सनल ट्रेनर ले लो, 6,000 रुपये महीने का। पर्सनल ट्रेनर होता है, खड़े रहता है, सर थोड़ा और, वेरी गुड सर, थोड़ा और, वेरी गुड सर, थोड़ा और सर, बकअप और, सर और अरे अरे अरे, दौड़ा रहा है। अब वो इतना दौड़ाता है आपको, ठीक है, अब इतना दौड़ाता है, अब आपको मजा आ रहा है, वो पीछे से बकअप कर रहा है, सर बहुत अच्छे, सर बहुत अच्छे, अरे बस, अरे बहुत अच्छे सर, और चलने दो, और चलने दो। अब वो दौड़ा दौड़ा के आपको बराबर करता है, भाई बस बस, आप बोलते नहीं सर चलने दो, आप रुक जाते हो, नीचे की पट्टी तो रुकती नहीं है, आप भिगा जाते हो, यस और नो। ऐसा कार्टून एक्शन देखने में आपको बहुत मजा आया। क्या एक बार और, लिसन लिसन, अरे यार लॉजिक तो पकड़ो। वो नीचे जो पट्टा घूम रहा था, वो कीमतें हैं, आपकी दौड़ने की काबिलियत आपकी कमाई है। तो जितनी कीमतें तेज बढ़ती हैं, आपकी कमाने की क्षमता कम होती है, कमाने की क्षमता कम होना इज डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी। आपकी कमाने की स्पीड महंगाई से मैच नहीं होती, बराबर। So your purchasing power declines as compared to the rising prices. Therefore, you have to give extra currency to purchase those existing goods and services which were available earlier sasta. Now it has become महंगा. Good का quality is the same, but the amount of money which you have to pay is more. Hello. Decline in the purchasing power of currency is called inflation. बराबर। अब घर के बड़े कई बार आपको मेरे को बोलते हैं, हमारे जमाने में तो ये इतने का मिलता था। हम बोलते हैं तो अब मैं क्या करूं उसमें, मेरी क्या गलती है, आप मेरे को जल्दी लेट लाए दुनिया में, मैं परियों के पास था। तो ऐसे ही छोटे बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं ना, बच्चे जब शादी का एल्बम देखते बोलते हम कहाँ हैं। अब आप बायोलॉजी समझाने से तो रहे उस समय, हो गया सही तो है, तो आप उनको क्या बोलते हो, बेटा परियों के पास थे।
वो जितने भी मैटरनिटी क्लिनिक होते हैं ना, उसमें वो रहता है ना एक सफेद कलर का पक्षी, लंबी सी चोंच में से, झोले में से एक छोटे बेबी को लेके आता है, उसको क्या बोलते हैं पक्षी को मेरे को नहीं मालूम, बट एंजल तो नहीं बोलते हैं उसको। एंजल तो वो होता है ना यहाँ पर लगा के आता है, ऊपर गोला रहता है, वो जो वैलेंटाइन डे पे दिखता है। हाँ, वो तो क्यूपिड है, तो उसको ऐसे एंजल टाइप ऐसे पर रहते हैं ना उसके। हाँ चलो ठीक है। हाँ, सुरेंद्र ठाकुर कबूतर, कबूतर की चोंच देखिए, तो तू रहने यार। तू मेरे से ना बैच खत्म होने से पहले एक बार साक्षात मिल जरूर लेना और आके बोलना मैं हूं यश ठाकुर। तभी तो परेशान हूं मैं, तब से ये था ये। चलो वाह ठीक है। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? ए, डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इज इन्फ्लेशन। 2020 का अनफॉर्चुनेट टाइम आपने मैंने देखा है। 2020 में आपने मैंने देखा टीवी पर निर्मला सीतारमन मैडम और अनुराग ठाकुर जी आए और उन्होंने एक पैकेज की घोषणा करी थी, आर्थिक पैकेज, जिसके अंदर उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स होम लोन की 6 महीने डाल दी थी, ईसीजीएल चालू करा था, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन, गरीबों को पैसे दिए, गरीबों को अनाज फ्री दिया, और कई जगह पर स्टैट्यूटरी ड्यूज, पीएफ और ईएसआई की पेमेंट खुद करी। कुछ महीनों तक गवर्नमेंट ने सारी फैक्ट्रियों को बोला आपके यहाँ पे वर्कर भी नहीं आ रहे, काम भी नहीं हो रहा, लेकिन पीएफ ईएसआई सी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों हम भर देंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने काफी सारा खर्च किया, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं, हमारे पब्लिक फाइनेंस में काम आएगा। बट व्हाट दिस ऑल लेड टू, इन सबसे हुआ क्या? सरकार ने गरीबों के हाथ में पैसे दिए, पैसे देकर कोई गुड्स एंड सर्विसेज बने या सिर्फ पैसे मिले उनको? when you create more currency notes without creating more goods and services, the value of currency is gonna come down। ठीक है, ये पहली चीज इन्फ्लेशन। तो जब आप अतिरिक्त पैसे बना देते हो पर साथ साथ अतिरिक्त सामान का निर्माण नहीं करते, तो उपस्थित सामान के सामने जब अतिरिक्त मुद्रा आ जाती है, तो अतिरिक्त मुद्रा जब उस सामान को खरीदने जाती है, तो आप ज्यादा भी पे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। पर अल्टीमेटली होता क्या है, जो सामान कल तक 50 में मिल रहा था आज 100 में मिल रहा है, आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपको हाथ में ज्यादा पैसे आ गए, बट द वैल्यू ऑफ द करेंसी डिक्लाइन। तो इन्फ्लेशन देखा जाए तो डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी है पहला। ये 4 टाइप वापस आता हूं मैं समझाने, उसके पहले बीच में जा रहा हूं मैं आगे। इन्फ्लेशन जब आता है, हमारे भारत सरकार ने एक जैम योजना चलाई थी। जैम इज नॉट बटर जैम वाला जैम, इट इज जनधन आधार एंड मोबाइल। ओके, तो जनधन में फ्री बैलेंस के खाते खोले गए, आधार से लिंक किए गए, और मोबाइल बेस सबको कर दिया गया कि सबका मोबाइल नंबर उससे कनेक्टेड रहेगा। तो जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सुना है नाम आपने डीबीटी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सरकार अपना जो पब्लिक का फायदा करना चाहती है वो किसी सरकारी आदमी के हाथ में ना देते हुए डायरेक्ट सबके खाते में गया। Now this has become a world level success because India has done it at such a length and breadth। इंडिया ने ये काम इस बड़े स्तर पर किया है कि बाकी कंट्रीज हैरान है कि हम कर गए ये। अब उससे हुआ क्या, कोविड के पहले ये कर दिया था। 2014 में जब हमारे मोदी जी ने शपथ ग्रहण करी थी तो उनने जनधन खाते खुलवाए, आधार लिंकिंग करवाई, चुटकुले चले कि मोदी जी का काम ही है बस आधार और पैन लिंक कराओ। तो जनधन आधार मोबाइल के कारण क्या हुआ, 2018-19 तक अच्छा बेनिफिट आ गया था, और 20 में जब हम कोविड में फंसे तो गरीबों के खाते में गरीबों को जेन्युइनली पैसे पहुंचे पूरे समय में। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू हुई। अब ये सब शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द रिलेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इज वेयर यू आर ट्राइंग टू डेवलप सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजीज दैट हाउ द गवर्नमेंट्स विल फंक्शन एंड हाउ दे विल वर्क। तो अब हुआ क्या, ये सब पैसा जो सरकार ने कोविड में बांटा तो उसके अगेंस्ट कोविड में कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो मैंने जो लाइन अभी बोली थी कि मोर मनी गॉट प्रिंटेड इन फ्रंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो इट लेड टू अ एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी विच लेड टू इन्फ्लेशन। आज जो तुअर की दाल से लेके चावल से लेके घूमना फिरना खाना पीना, आप लोग को महसूस होता है चीजें महंगी हो गई है ना?
यू हाउ मेनी ऑफ यू एग्री सर महंगाई बढ़ी है? मतलब आप सारे बच्चे अपने लेवल से महंगाई देख रहे हो कि मेरा सैंडविच मेरा समोसा महंगा हो गया, हुआ है? आपका कम्यूटेशन, अगर आप रैपिडो बुक कर रहे हो या आप कहीं आ रहे जा रहे हो तो आपके खर्चे बढ़ गए हैं। एग्री करते हो? मैं कोई बड़ी बड़ी हाई फाई बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लेवल से देख लो। सर मेरी कोल्ड कॉफी और मेरा सैंडविच अगर मैं खाने पीने जा रहा हूँ तो वही बढ़ गए हैं। है मैं करेक्ट? टी शर्ट्स जो हम खरीद रहे थे तो वो टी शर्ट्स महंगी हो गई हैं। होटल रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो बिल जो एवरेज है वो बढ़ गया है। ट्रैवल कॉस्ट बहुत बढ़ गया है इंडिया में। इंडिया में ट्रैवल बहुत महंगा हो गया अभी। होगा ही, आप पेट्रोल 70-80 रुपए लीटर का 120 रुपए 108 रुपए दे रहे हो अभी। वो दुख देखो आपकी एज के कैसे दुख है, एक का दुख कितना जेन्युइन दुख है। 10 रुपए में जितनी पानी पूरी पहले मिलती थी अब उससे कम मिल रही है। कितना बच्चे एग्री कर रहे हैं? अरे भाई मतलब ये जेन्युइन दुख है। फीकी पपड़ी भी देने में संकोच करता है वो। 10 वाली लो तो नहीं देता है। हाँ, जब तक मांगो नहीं तब तक नहीं देता। हो गया? मैं बोलूं आगे? मैं बोलूं? अब सर मुद्दा ही ऐसा छेड़ दिया आपने, हम क्या करें? अब मैं यही चीज तुम्हें बैठ के सरकारी डेटा सुनाता तो ज्यादा बुरा लगता, इसलिए तुम्हारा रिलेटेड पॉइंट समझाया तुमको। तो अब हुआ क्या? आपने पैसे प्रिंट कर दिया, सामान नहीं बना। तो बेसिकली दिस लेड टू व्हाट? दिस लेड टू एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी देयर इज इन्फ्लेशन। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सर आपने जो पैसे प्रिंट करे इससे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा, लोगों ने डिमांड जनरेट करी। तो जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो भाव बढ़ते हैं। पहले टाइप का इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं उसको? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि सब ज्यादा खरीदार खड़े हैं मार्केट में और सामान उतना है नहीं। तो जिनके पास पैसे होते हैं बोलते तू मेरे को दे दे, मेरे से थोड़े से ज्यादा पैसे ले ले। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे आप भाव बढ़ाते हो तो लॉ ऑफ डिमांड भी एक्टिवेट तो होता है, कुछ लोग छूटते जाते हैं। और लोगों के हाथ में जब पैसे आए हुए हैं एक्स्ट्रा तो वो छूटते ही नहीं, वो बोलते महंगा मिल रहा है ले तो ले। समझा आपने? मैंने क्या करा, गरीबों के पास पैसे पहुंचाए, मैंने किसानों को पैसे दिए हैं, तो हाथ में लिक्विडिटी है। और वो लिक्विडिटी मेहनत करके मिली है, एवं ही मिल गई है। एवं ही मिल गई तो एवं ही मिल गई है तो मजे चल रहे हैं, खाना भी फ्री मिल रहा है। तो you ultimately end up spending more. When you spend more, the goods are same, so the prices go up. Demand pull inflation. अच्छा, कोविड जब खत्म हुआ तो कोविड के दौरान सबसे ज्यादा टूरिज्म, 5 स्टार और लग्जरी सेगमेंट पिटा था। सबसे आखिरी में उसका रिवाइवल हुआ है, लेकिन रिवाइवल सबसे जोरदार हुआ है। मतलब लोग अब खर्चा करने से पीछे नहीं हट रहे, घूमना है तो घूम के रहेंगे। सरप्राइजिंग डेटा इज दिस राइट नाउ, इफ यू वांट टू गो टू कश्मीर राइट नाउ इट इज एक्सपेंसिव देन यूरोप। इंदौर से कश्मीर का टिकट आज की तारीख में जाके आने का 40,000 है। प्लेन से, प्लेन से, प्लेन से। वो कश्मीर अपन ट्रेन से जाएंगे तो 3-4 दिन तो जाने में लग जाएंगे, और जाने के बाद हालात रहेगी नहीं कि घोड़े पे बैठ पाए। अब यार 3 दिन ट्रेन में जाएगा तो फिर अब तुम इसी में खुश हो लो, मेरे को बोलने दो। फिर वो 6:25 से सर 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 चालू कर दोगे अभी से। हाँ ये कर लो पहले, चलो बोलने दो ना यार, समझना है मेरे को, सारे टॉपिक के 10 के 10 पढ़ाने हैं आज। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आया। अब एक बात बताओ, इतने सारे लोग जब डिमांड करेंगे तो सप्लायर चुप बैठेगा, सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा। अब समझना, सप्लायर जब सप्लाई बढ़ेगा क्योंकि ग्राहक दिख रहे हैं तो वो नए रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करेगा, नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मांगेगा। हाँ या ना?
वो जैसे नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मांगेगा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड सेम रहेगी या बढ़ जाएगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड जब बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा या बढ़ जाएगा? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो रातों रात फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं, एग्जिस्टिंग कहीं और करते हुए लोगों को खींच के लाएंगे, फ्री में मिलेंगे या पहले से ज्यादा सैलरी मिलेगी? तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण जो मार्केट में प्रोडक्ट आएगा उसकी सेल प्राइस कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ी हुई सेल प्राइस के बावजूद क्योंकि मार्केट में लोगों के पास पैसे हैं और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है हायर द इनकम हायर द डिमांड। हेलो, वही लॉ ऑफ डिमांड ये भी कहता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लेकिन वो ये भी तो बोलता है हायर द इनकम हायर द डिमांड। तो वो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फिर भी चल रही है, तो आप ज्यादा महंगा लाकर भी बेच पा रहे हो। हेलो, तो वो मोटिवेशन सबको कमाता देख लगता है मैं भी कर लूं मैं भी कर लूं, तो सप्लाई बढ़ती है। नाउ दिस लीड्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहला क्या बोला था? हाँ वेरी गुड, पहले बोला था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पुल। और अब क्या बोल रहा हूं? पुल में खींचती है डिमांड भाव को ऊपर, कॉस्ट में धक्का लगाती है भाव को ऊपर क्योंकि फैक्टर्स महंगे हो गए। हेलो, डिमांड पुल कॉस्ट पुश। अच्छा, ये आज मेरे पढ़ाने के बाद किसी ने जाके घर पे स्टडी मटेरियल ओपन किया और ढूंढा ये लंबू ने कहां से पढ़ाया, तो कहीं से भी नहीं दिखेगा। और तुम बोलोगे इनने फिर देखो टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। टाइम वेस्ट नहीं है, ये सब चीजों को मैं यूज करूंगा आगे। हाँ पहले बता रहा हूँ, कॉस्ट पुश हो गया। अब समझना, कॉस्ट पुश मतलब लागत बढ़ गई। अब लागत बढ़ गई तो अब मैं वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूं, तो नीचे महंगाई हो रही है और मेरा स्टेमिना कम हो रहा है। तो एक लेवल पे जाके क्या होगा, मैं बोल दूंगा भाई इससे ज्यादा ना हो पाएगा। अब जब कमाई खर्चों को मैच नहीं कर पाती है तो आदमी एक्सपेंडिचर कट डाउन करता है। और ये जब एक्सपेंडिचर कट डाउन करता है तो ये अनाउंस करता है, स्टेटस अपडेट डालता है, स्टोरी डालता है, आज से खर्चे कम। गृहिणी को जाके बोलता है भाई थोड़ा संभल के। तो गृहिणी क्या करती है? हनी, इफ यू डोंट हैव मनी आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। ऐसा नहीं बोलती है वो। लड़के परेशान है सर, क्यों आइडिया दे रहे हो नई जनरेशन को? सुनो सुनो, तो नाउ व्हाट हैपेंस, खर्चा रोका जाता है। एक मिनट बातें बंद, इधर सब जनों का ध्यान इधर, आई रियली वांट योर अटेंशन। सर जब खर्चा रोका जाएगा तो कौन रोकेगा खर्चा? मतलब एक दिन, मतलब घर कल से सब खाना पीना सब बंद, उपास रख लेंगे या क्या होगा? पहले एकदम खर्चे कैसे कम होते हैं, मतलब एकदम से या ग्रेजुअली? मतलब जैसे अब मल्टीप्लेक्स में पिक्चर नहीं देखी जाए, सबसे पहले लग्जरी हिट होती है तो मल्टीप्लेक्स में जाना बंद। पहले बाबू ने खाना खाया कि कैरामल पॉपकॉर्न बंद। फिर वो अब धीरे धीरे आप ब्रांडेड कपड़े वगैरह के, घर में शादी है तो इस बार अब नए कपड़े बनवाने के बजाय वो मासी बुआ से इंटरचेंज करना या फिर रेंटल लेना। ये ऐसे धीरे धीरे अपन लोग खर्चे कम करते। घर में रेनोवेशन सोच रखा होगा तो पोस्टपोन कर देंगे। करेक्ट? ऐसा एक करे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब सब करते हैं तो ओवरऑल डिमांड लेवल्स ड्रॉप होते हैं। अब समझना, वो जो दुकानदार जो अभी महंगा भी बेच के खुश था, समझ ना, दोनों तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आपने डिमांड पुल किया, कीमतें बढ़ गई, उसके कारण सप्लायर को मजा आ गया, सप्लायर बनाया जा रहा है। पर आप थक गए अब, तो सप्लायर को बोला क्या, मत बना। तो सप्लायर तो लगा हुआ है। सप्लायर की हालत कैसी देखो, सप्लायर धीरे धीरे सामान बेच रहा है, ये लो भाई। फिर इधर से सामान आया, मतलब इधर से सामान रिसीव हो रहा है, इधर वो बेच रहा है। आन दो, ये लो भाई बिक गया। और दे दो, ये लो भाई बिक गया। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, उधर से बोलता है भाई साहब वो 110 का 120 है, 120 है दे। 120 वाला भी बिक गया। अगली बार 130 है, आन दे। अच्छा ये 120 130 हो रही है 100 की चीज, तो मुझे भी तो मार्जिन मिल रहा है, तो मेरी हिम्मत कम हो रही है बढ़ रही है? मैं कमा रहा हूं तो मेरे बच्चों को मिल रही कैश, बच्चे कर रहे हैं ऐश। मैं घर कमा के एक्स्ट्रा ले जा रहा हूं तो आई एम मेकिंग माई फैमिली एंजॉय। यस और नो?
दिस इज व्हाट एनीबॉडी डज। तो अब ये करते करते उसने उधर से बोलता है कि भाई 150 मैंने दे दे, कोई दिक्कत नहीं, माल बिक रहा है, ये ले 150 तक बिक गया। अब धीरे धीरे कस्टमर्स को घबराहट होने लग गई कि भाई बहुत महंगा हो रहा है यार ये। अब कस्टमर रुक गए। अब मैंने बोला तू तो एक काम कर, 180 में बहुत सारा सामान दे दे। तो मैंने इतना सारा सामान लिया उससे, और मैं पलटा, मैंने ये लो, अब कोई है ही नहीं ले रहा है। तो अब मैं फंस गया ना। अच्छा, मैंने सामान सस्ता लिया या महंगा? मैं चाह के भी डिस्काउंट नहीं दे सकता। यस और नो? So now you come on to the third situation called stagflation. कहीं पे आते हो? Stagflation. Now what is this stagflation means? Stagflation का मतलब सीधा सीधा है stagnation. Stagnation में क्या होता है? It is continuously increased prices with lower demand. ये आज 2023 मई में कैसे दिखता है वो भी बताता हूं। अगर आपके, भगवान की दया से, होप यू ऑल हैव अ होम, योर पेरेंट्स हैव, अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू होम राइट नाउ, home has become cheaper or it has become bloody expensive now? Expensive. Why? Because of this. प्रधानमंत्री आवास योजना में ऋण मिला, कोविड में भाव नीचे गिरे, हाथ में पैसे आए, रिवाइवल हुआ, लोगों ने कमाए, लोग मकान खरीदने दौड़े, बिल्डरों को लगा मकान खूब बिक रहे, और बनाओ और बनाओ और बनाओ। अब हाउसिंग लोन खूब बिक गए, बैंकों ने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई। आपने कभी ध्यान दिया है पिछले कुछ समय में बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम करा है, बढ़ाया है? हाँ, बढ़ाया है। कोविड के टाइम सबसे लोवेस्ट था। कोविड खत्म हुआ कितना टाइम हुआ है? 2 साल, मतलब अभी मुक्ति हुई है, 2 साल में 2.5 से 3% रेट बढ़ा दिया है। 2.5 से 3% बहुत होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आधा परसेंट चेंज करके देख लेना कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। तुम्हारा डिस्काउंटिंग रेट 10% की जगह 11% करके देखना, और तुम्हारी एनपीवी की पे ऊपर इंपैक्ट देख लेना। क्या मालूम क्या बोला इस आदमी ने आखिरी में? आया ना? हाँ, आना चाहिए, यही बोल रहा हूं। तो ये जब होता है तो इससे क्या होता है? स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन में मेरे पास स्टॉक पड़ा है और खरीदार है नहीं। अब मेरे एम्प्लॉइज ही तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स हैं। हेलो, मैं सोसाइटी के रिसोर्सेज सोसाइटी को ही तो दे रहा हूँ। तो मैंने बिल्डिंगें बना दी। अब बिल्डिंग में मेरा मटेरियल वाला बोलता भैया पेमेंट, लेबर बोलता है पेमेंट, मेरा मार्केटिंग वाला बोलता है पेमेंट, प्रिंटिंग वाला बोलता है वो जो आपने ब्रोशर छपवाए थे रंग बिरंगे उसका पेमेंट, और इधर से जो मकान खरीदने वाले थे उनने पेमेंट देना कम कर दी मेरे को। तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़े दिन बोलूंगा भैया रुको रुको रुको, माल बिकेगा माल बिकेगा, नहीं बिकता है। अब समस्या क्या है? तुम्हारे जैसे जैसे तुम सब एम्प्लॉइज हो, तो तुम आके अपने घरों में क्या बोल रहे हो? खर्चा कम करो, खर्चा कम करो। समझ ना, ये पैराडॉक्स समझ में आ गया तो लिंक समझ में आ जाती पूरी। तुम सब अगर वर्किंग क्लास पीपल और तुम्हारी इनकम और महंगाई बढ़ी हुई, तो तुम अपने घरों में जाके क्या बोल रहे हो? हनी वी हैव लेसर मनी कंट्रोल। ठीक है? एंड हनी डजंट फाइंड्स इट फनी, एंड हनी इज सीरियसली कमिटेड टू यू एंड सेज यस बाबू डोंट वरी। अंडरस्टैंडिंग है ना दोनों में? जन्म जन्म का साथ है। हद हो गई यार। क्यों मम्मी पापा नहीं करते क्या ये सब? नहीं करते? कितने बच्चे बोलते हैं हाँ सर वो कोऑपरेशन मम्मी पापा का गजब है इस मामले में, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट और चीजों को रोकना करना। वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स यार, नो डाउट अबाउट दैट। अरे एक मिनट, जिसने नहीं बोल दिया सब उसी को ढूंढ रहे, बोले कौन है? बोलने तो दो मेरे को। अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? सुनना, सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा, और मैं उस पर डिस्काउंट क्यों नहीं दे पा रहा हूं? आया ही महंगा है, कॉस्ट का पुश है, कॉस्ट पुश, बराबर। तो कॉस्ट पुश के कारण स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में
स्टेगनेट हो जाता है, सब ठहर जाता है, नाम में है स्टेगनेशन, स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेटिंग इन्फ्लेशन कंबाइंड टुगेदर क्रिएट्स स्टैगफ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस विद डिक्लाइनिंग सेल्स एंड कपल्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है, मेरे वर्कर बोलते हैं सेठ जी पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ, सेठ जी बोलते भाई कहां से बढ़ाओ, माल ही नहीं बिक रहा है, स्टॉक बढ़ गया मार्केट में, पेमेंट नहीं आ रहा है। आप सोच के देखो ना, आपने मार्केट में खरीदी कम करी तो रिटेलर का माल कम बिका, तो रिटेलर का कम बिका रहा तो उसने होलसेलर को पेमेंट दी क्या, होलसेलर को पेमेंट नहीं आएगी तो फैक्ट्री पे कहाँ आएगी पेमेंट, फैक्ट्री पे नहीं आएगी तो फैक्ट्री के वर्कर तो रॉ मटेरियल सप्लायर को कहाँ जाएगी, तो पूरी चेन इंटरकनेक्टेड है, आया ना। तो अब रुक गए स्टैगफ्लेशन। थोड़े दिन जब तक तुम्हारी हिम्मत है एज अ बिजनेसमैन तुम संभाल लोगे, के बाद तुम संभाल पाओगे नहीं। हेलो, अब जब संभाल नहीं पाओगे तो क्या होगा, बोला भाई जयराम जी की मुझसे ना हो रहा है। 2020 में क्या हुआ था कि जितने कैफे रेस्टोरेंट बंद हुए थे, क्यों हुए थे, अपनी बात हुई थी, सेल्स ही नहीं है, क्या करोगे, तो बंद हो गए। एम्प्लॉयमेंट डाउन, तो रही सही डिमांड जो मार्केट में आ रही थी, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज बेरोजगार हुए तो उनके घरों से आने वाली डिमांड और कम हो जाएगी, और ऐसा चेन रिएक्शन चला तो ओवरऑल डिमांड नीचे आ जाती, ओवरऑल डिमांड नीचे आ जाती तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब माल बिक ही नहीं रहा, मैंने हाथ जोड़ ली भैया मुझसे तो नहीं हो पा रहा, मैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहा हूं। यू एंटर इन टू द फोर्थ लेवल दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। नवीनुल हक साहब रिकॉर्डिंग चालू है, निश्चिंत रहिए आप। ये कौन आया नवीन उल हक, तू है, उससे उलझ रहा था जो, अब यही हालत है, आ जाओ वापस पढ़ने, उलझा भी तो गलत, उलझा भी किससे था अभी, अरे यार प्लीज, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इज इन्फ्लेशन का उल्टा, तो डिफ्लेशन में सब मामला रुक जाता है, कीमतें गिर जाती हैं, बेरोजगारी बड़े लेवल पर होती है, कोई कुछ नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली हमने इसकी झलक कोविड में देखी, जब हमारा लॉकडाउन पहला वाला लगा, तो पहले वाले लॉकडाउन के बारे में कई बार ऐसा कहा जाता है, और डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी 100 की स्पीड से वो दौड़ती हुई वो गाड़ी है जिसके टायर पे गोली मार दी गई। तो चलती कार के टायर पे गोली मार दोगे तो कार पलट जाएगी, गिर जाएगी, तो हमारी इकोनॉमी का वो हाल हुआ, कोविड से भी ऐसा ही हुआ हमारे यहाँ। अब जब सब कुछ ठंडा पड़ जाता है तो फिर अब कैसे करेंगे, अब जैसे क्या होता है, लोग बेरोजगार हो गए, कीमतें हैं नहीं, हाथ में कमाई है नहीं, तो बस जैसे तैसे जिंदा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, फैक्ट्री वाला भी खाली बैठा है, बेरोजगार बोलते काम नहीं है क्या खरीदे, फैक्ट्री वाला बोलता है ग्राहक नहीं है क्या बनाऊं, समझना, दो ही तरफ। मतलब आप एम्प्लॉय को काम चाहिए, फैक्ट्री वाला बोलता है मार्केट में कोई डिमांड हो तो मैं काम करूँ ना, यस और नो, अब दोनों खाली बैठे हैं। यह कहानी सदियों से चली आ रही है, चली आती थी, आती है और आती रहेगी, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि ऐसा आज हुआ या कल हुआ है। इकोनॉमिक्स के पप्पा एज पर अंग्रेज एडम स्मिथ, ये उनके जमाने में भी हुई, वो राजा के दरबार में थे, तो राजा के दरबार में उन्होंने बोले भाई मिस्टर एडम क्या करना है, पब्लिक तो शांति से बैठी है, तो बोलते चलो एक काम करते हैं, आप एक काम, ट्विटर और फेसबुक तो था नहीं, और मन की बात तो करते नहीं थे वहां पे उस समय, तो बोला ढिंडोरा पिटवाओ कि कल सबको बुलवाओ, तो बोले सबको बुलवाओ, और सबको बुलवा के बोला कि भैया कल इस मैदान में आ जाओ, आ गए साहब, तो मैदान में आके बोला भाई गड्ढा खोदो, मेरे फाउंडेशन वालों की आंखें खुल गई अब, मैंने बोला था ये कुछ ऐसी चीजें है जो मेरे को बेस क्रिएट करना है, पर मैंने फाउंडेशन में पता है ये 4 नाम नहीं लिए थे आपके साथ, तो वो आपके लिए भी नया है कि इन 4 नाम से नहीं पढ़ा था हमने, आपने सिर्फ वर्किंग साइकिल ऑफ बिजनेस पढ़ा था, तो मैंने इंटेंशनली उसको जाकर टच नहीं किया था क्योंकि वो वहां था नहीं, यहाँ काम आएगा इसीलिए।
कीमतें गिर गई। अब बोला बुलाओ इनको, गड्ढा करवाओ। तो उनको बोला, सबको बुला लिया, पढ़े लिखे समझदार हम्माल सबको, बोला गड्ढा करो। बोले ये क्या बात हो गई? बोले आप गड्ढा करो, आपको पैसे देंगे। सबको गड्ढा करवाया और सबको पैसे दिए, एक एक दो दो सोने के सिक्के। ठीक है, बोला कल फिर आना। अगले दिन फिर आए, बोला गड्ढा भर दो। बोले ये क्या बेवकूफी है? बोला तुमको पैसे मिलेंगे। बोले डायरेक्ट दे देते। बोले नहीं, वो आदत पड़ती बैठे बैठे खाने की। अब सोचो, अभी आपको फ्री में अनाज तो दे रहे, इससे क्या आदत पड़ रही है इस देश में? वो आपके सोचने के लिए, मैं अभी कॉन्सेप्ट पे हूं। तो भाई साहब, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो। अब क्या हुआ, 2 दिन में टोटल 3-3 4-4 सोने के सिक्के सबको दे दिए उन्होंने। अब एक बात बताओ, मैं बेरोजगार, मेरे बच्चे भूखे, घर में खाना नहीं है, दवाइयां नहीं है, कपड़े नहीं है, मेरे को कोई 4 सिक्के सोने के देगा तो मैं जाके 4 सिक्के दबा के घर में रख दूंगा, या फिर कुछ खरीदी करूंगा? और ऐसा सिर्फ मेरे को दिए या बहुत सारों को दिए? तो ये बहुत सारे लोग आज जाएंगे तो कोई दवाई की दुकान पे जाएगा, कोई कपड़े लेने जाएगा, कोई स्टेशनरी लेने जाएगा, कोई अनाज लेने जाएगा। तो वो दुकानदारों के पास एक आध ग्राहक जाएगा या बहुत सारे ग्राहक जाएंगे? तो ये दुकानदार खुश हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री। फैक्ट्री में बोलेंगे भाई सामान बना। फैक्ट्री वाला बोलेगा आज एक नहीं, आज बहुत सारे लोग आए। तो वो फैक्ट्री वाला बोलता है चलो वापस काम चालू करते हैं। तो फैक्ट्री वाला क्या करता है, बाहर आता है और लोगों को बोलता है कल से काम पे आना है। ये कौन से लोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले दुकानों पे बोल के गए सामान चाहिए? एंड देन यू अगेन क्रिएट द साइकिल। तो डिफ्लेशन बेसिकली ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, अब इसके अंदर ना थोड़ा, बाकी अब मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे भी जरा डीप जा रहे हैं, वो अपन ध्यान से सुनना, मजाक में मत लेना कि यार ये तो हमने सुना है। डिफ्लेशन में एक प्रॉब्लम है कि मैंने अगर 4-5 सिक्के दिए तुम लोगों को, और वो पांचों सिक्के तुमने डर के मारे घर में जब दबा के रख लिए, और एक सिक्के से जैसे तैसे अनाज खरीदा, बाकी 4 दबा के रख लिए, तो ये साइकिल चालू होगा कि नहीं होगा? तो और फंस जाओगे आप। अब लोगों के हाथ में सोना आ गया और लोग फिर भी काम कर नहीं रहे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की ये एफर्ट कई बार बैकफायर कर सकती है, फेल हो सकती है। पता है डिफ्लेशन में लोगों के हाथ में पैसा देना कई बार कैसा होता है? बारिश के मौसम में कभी टू व्हीलर चलाए, कीचड़ के गड्ढे में टू व्हीलर फंसा है? कितनों का फंसा है ये बताओ? कीचड़ वाले गड्ढे में टू व्हीलर या साइकिल फंसी कभी कीचड़ में? और जब अपन उसको कभी कभी निकालने की कोशिश करते हो तो आप क्या जैसे रेस देते हो, यहाँ पैडल चलाते हो, तो वो गड्ढे में और कीचड़ में फंसती जाती है। हाँ, यहाँ वो फंडा याद है किसी को? पता है? मतलब सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है आपके दोस्त को बोलते भाई जरा पीछे से धक्का दे, और वो धक्का देने जैसी वो क्या होता है, वो पीछे खड़ा रहता है। और आप जैसे भुर्र भुर्र करते हो तो वो जो टायर की कीचड़ है पूरी निकल के उसकी शर्ट पे आ जाती है। देखा कि नहीं आपने ऐसा कुछ? अच्छा, गाड़ी निकल जाती है, गाड़ी और फंस जाती है, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी को आपने और गहरा कर दिया। अब इसको कनेक्ट करो। सर आई गेव मनी विच गेव फ्यूल, द फ्यूल वाज यूज्ड देयर ओनली, सो द गाड़ी डिडंट गो फर्दर। हेलो, हम वहीं फंस गए। इसलिए डिफ्लेशन से निकालने के लिए आपने क्या करा, पहले एक पत्थर रखो नीचे टायर के आगे की तरफ, और फिर उसको बोल रेस दे, ताकि वो उस पत्थर पे चढ़ के आगे निकल जाए। ये पत्थर फाइनेंसिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। नरेगा योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उस जमाने की चीज का मॉडर्न स्वरूप है, और ये मोदी जी नहीं लाए थे। अब बहुत बार ऐसा होने वाला है क्लास में, भक्तों को बहुत तकलीफ होगी मुझसे, क्योंकि मैं क्लियर क्लियर बताऊंगा ये किसने किया है। तो ये कॉन्सेप्ट मनमोहन जी लाए थे, और मोदी जी इतने स्मार्ट हैं, संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि मैं इस योजना को बंद नहीं करूंगा, आपकी नाकामी की इमारत के रूप में इस योजना को चलाता रहूंगा। और जितना फंड पहले बटा था उससे ज्यादा बट रहा है अभी। इसका मतलब बेरोजगारी का मैटर तो है। आप प्रधानमंत्री हो, आप पैर छुआ के वीडियो दिलवा दोगे लोगों के सामने, इससे हम बेसिक चीजें नहीं भूलेंगे। समझना, जब तुमको पानी पूरी में महंगाई नजर आ रही है,
तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विच इज गोइंग ऑन। बाकी बड़े बड़े इकोनॉमिक्स छोड़ो ना, आप तो डे टू डे लाइफ पकड़ो अपनी। गो एंड सिंपली हैव अ 5 मिनट कॉन्वर्सेशन विद मम्मा टुडे। जो हॉस्टल में है वो फोन पे बात करो। मैं हमेशा क्लासेस जब शुरू होती है ना बच्चों को बोलता हूँ हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स। मैं इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन में भी बोलता हूँ पहले जाके माँ को बताओ, ओ क्यों नोमिया माँ, तू ही है हमारी टीचर सबसे पहली, लिमिटेड रिसोर्सेज को आगे लेकर ले जाने वाली। तुम मम्मा से सिर्फ इतना पूछना, मम्मा तुअर की दाल के रेट बताओ, तो पहले तो घबरा जाएगी वो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम आज, इतनी काम की बातें, तुम में कब से ही अकल आई। तो बोलना कभी कभी आ जाती है। उसे 4-5 चीजें पूछना आज और ऑब्जर्व करना वो क्या बता रही है। कोई बच्चा घर में वो गेहूं का आटा पिसवाने के लाने का काम करता है कि डब्बा लेकर आते हैं, वो पैसे जो अगर तुम लगातार पिछले 1.5-2 साल से दे रहे हो तो तुम सेम दे रहे हो या बढ़ गए हैं? कितने बड़े हैं बताओ, चल जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन बता दो। पहले कितना? पहले 2 रुपए में 1 किलो पिसता था, अभी 2.5। ये तो पिसाई का रेट है। गेहूं, गेहूं का कॉस्ट कम हुआ है बढ़ा है? सर 100% बढ़ा है। बढ़ा है कि नहीं? ओके, तो स्टैगफ्लेशन, 1 मिनट आप कनेक्ट हो गई 3-4 चीजें यहाँ पे सुनना इधर। ओए सर डिमांड पुल कॉस्ट पुश स्टैगफ्लेशन डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन से निकालने के लिए तुमने क्या करा? पैसे दिए लोगों के हाथ में, पैसे दिए तो वो पैसे से कुछ क्रिएट हुआ है या सिर्फ पैसे दिए हैं? क्रिएट कैसे करा आपने? आपने गड्ढे खुदवाए, गड्ढे भरवाए, मतलब कुछ करवाया। कोविड में तो हमने कुछ नहीं करवाया और हाथ में पैसे दिए क्योंकि एक्सेप्शनल सिचुएशन थी। तो जब आप ऐसा कुछ करते हो तो अच्छा पैसे प्रिंट करना मजाक है क्या? पैसे प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? गोल्ड रिजर्व रखने पड़ते हैं ऐसा माना जाता है। सन 2008 के बाद से दुनिया के रखवाले उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, ओ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके यहां पर जब सब प्राइम क्राइसिस आए, जो आपकी बिजनेस कमर्शियल नहीं बिजनेस साइकिल की केस स्टडी में था, जिसमें सब प्राइम क्राइसिस आए तो उस समय बैंकें डूब गई। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्स्ट्रा करेंसी नोट प्रिंट कर करके बैंकों को पैसा दिया कि लोगों को पैसे दो। और उस समय इतना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की ताकत नहीं थी, तो उस दिन गवर्नमेंट ने खड़े होकर बोला हम बोल रहे हैं ये पैसे हैं, तो तब से ये पैसे हैं। अब इसके पीछे भले गोल्ड रिजर्व रखा है या नहीं रखा है, इसका कोई मतलब 2008 से मैं 23 में खड़ा हूं, लगातार अमेरिका प्रिंट कर रहा है डॉलर बिना गोल्ड रिजर्व रखे, ये बता दूं आपको मैं। तो आपका लॉजिकल ब्रेन उधर बैठे बैठे अभी सोचता होगा अरे 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 इसका मतलब ये तो कागज है। आंसर इज यस। तो इस कागज के पीछे कुछ तो गोल्ड रखा होगा। आंसर है हाँ। कितना? जितना पहले रखा हुआ था उससे थोड़ा और बड़ा है, प्रपोर्शनेटली कम हो रहा है, मतलब वेटेड एवरेज ऑफ गोल्ड पर करेंसी नोट इज रिड्यूसिंग। हेलो। और जब आप करेंसी छापते हो बिना गोल्ड रिजर्व के तो वो बेसिकली चलती है ट्रस्ट बेस पे। ट्रस्ट इज कॉल्ड फिड्यूसरी एंड दैट मनी इज कॉल्ड फिएट मनी। हेलो। पहला ठीक है। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट कब होता है? जब आप कमाते कम हो और खर्चा, और वो ज्यादा खर्चा कहां से लाते हो? देखो सिंपल फंडा क्या है, मैं तुम लोगों से, अगर मैं गवर्नमेंट हूं, बातें बंद, मैं गवर्नमेंट हूं तो मैं तुम लोगों से टैक्स लेता हूं और तुम लोगों पे खर्च करता हूं। मैंने टैक्स लिया 100 रुपया, खर्च किया 150, ये 50 आएगा कहां से? बोरोइंग। बोरोइंग किससे? हाँ, एक 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 और बड़ा भ्रम क्लियर करना अच्छा हुआ था, कहीं से आवाज आई वर्ल्ड बैंक कहाँ है? हाँ, ये भ्रम दूर करो। हम लोग को नाम सुन के क्या लगता है? वर्ल्ड बैंक, कल को कुछ भी होगा तो वर्ल्ड बैंक संभाल लेगा। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। वर्ल्ड बैंक बना क्यों था? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराने के बाद जब अमेरिका ने जापान को बर्बाद कर दिया और पूरा वॉर रुका, जाके सब लोगों ने अमेरिका पे थू थू करी, बोले क्या तरीका है ये, तुमने मानवता को खराब कर दिया।
तो अमेरिका बोलता सॉरी सॉरी गलती हो गई। बोले अब जब तक सब जने अपने अपने पैरों पे खड़े हो, पश्चाताप के तौर पे आपके सब बर्बाद हो गया है, बैंक टूट गई, बांध टूट गए, सब खराब है आपके यहाँ पे, तो आप अपनी व्यवस्थाएं जब तक लाओ तब तक एक काम करो, ये पकड़ो हमारे डॉलर चलाओ। और वो ऐसे दानदाता नहीं बने, उनने वर्ल्ड बैंक बनाई, वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड वॉर डैमेज्ड इकोनॉमीज को पैसा दिया, और कमबख्तों ने वहीं से पूरे दुनिया भर में डॉलर का प्रचलन बढ़ा दिया। एक बचपन का और सवाल सॉल्व हो रहा था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड डॉलर की क्यों है, वो इसलिए है। तो 1945 में, फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत दुख दर्द में हो और मैं मसीहा बन के आया, मैंने बोला बाकी सब छोड़, अभी तो तू ये पैसे रख, हमारे वाले चला ले। वो हमारे वाले चलाते चलाते इतने चलने लग गए कि वही चल रहे हैं। इसकी अकल 1999 में जाके यूरोप की कंट्रीज को आई थी। 45 से लेके 97 तक, समझना, अमेरिका कितना पड़ोसी है बाकियों का, आपने देखा वर्ल्ड मैप पे देखा अमेरिका कितना पास में, सब साथ में ही रहते हैं, बिल्कुल हंसी खुशी, बिल्कुल आस पास जुड़े जुड़े भाई भाई, देखा कि नहीं आपने? नहीं देखा? बिल्कुल पास में, चिपके चिपके, दीवार बिल्कुल सेम है यूरोप की और अमेरिका की। ऐसा अमेरिका को लगता है। आपने कभी देखा है अमेरिका की हालत? एक मिनट, इफ आई जस्ट ओपन दिस, ये अमेरिका है, दिख ही रहा है सामने, ये अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका में, आपको यूरोप बिल्कुल पीछे बिल्कुल लगा हुआ है, ये से दीवार कॉमन है, ये रहा यूरोप बिल्कुल पास में, ये देखो बिल्कुल यही है, ये पहुंच गए यूरोप, कितना पास में, देखा यूं, वो जैसे इंस्टाग्राम में होता है ना फोटो लाला यूं, तो गाजर से गाजर का हलवा बन जाता है, वैसे बस यूरोप पहुंच गए हम। ये सारे देश यूरोप के डॉलर यूज कर रहे थे। अब आप समझना, देश वो, करेंसी उसकी कहाँ यूज हो रही है। तो ये 97 में जाके बोले भैया ये नौ चौल पे ये अमी के भालो लगे ना, बंगाली बंगाली, ये नहीं चलेगा, ये हमको सही नहीं लग रहा है। तो इनने बोला हम हमारी करेंसी बनाएंगे, तो इनने बनाई यूरो, और ये 12 देश इकट्ठे हो गए, इसमें बने ये लोग यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन बनी और इन्होंने यूरो बनाया, तो इसके बाद उन्होंने इसके प्रभुत्व को समाप्त करने की कोशिश करी, और अब दुनिया में यूरो, डॉलर, जापानीज येन और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये 4 करेंसी सबसे ज्यादा चलती है, बराबर। अब 2020 में और भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं भारत के द्वारा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इतना समझा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग ये होती है, आप जब फुलफिल करते हो, अब पूरी दुनिया में डॉलर चल रहे हैं, तो अब हम जब बोरोइंग करते हैं ना, मेरे बच्चे ने बोला सर मैं 100 करोड़ कमाता हूँ टैक्सेस से, 150 करोड़ खर्च करता हूँ, तो 50 करोड़ मुझे वर्ल्ड बैंक देगी। आंसर है नो। वर्ल्ड बैंक का मोटिव बहुत क्लियरली डिफाइंड है। वर्ल्ड बैंक पहले वर्ल्ड वॉर डैमेज कंट्रीज को हेल्प कर रही थी, फिर 70 तक 70s तक आते आते बोला हो गया काम, बंद करो। तो अमेरिका और ब्रिटेन बोलते बंद क्यों कर रहे हो, अच्छा उद्देश्य है, इससे अब गरीब कंट्रीज का उद्धार करने के लिए लगाओ। तो वर्ल्ड बैंक देती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लोन्स। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर इकोनॉमी खराब हो गई तो वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेके पहुंच जाओ। आईएमएफ लॉजिक है, आईएमएफ भी नहीं देती है। मतलब सीधी बात है, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं, अगर आपका देश परेशान है और कटोरा लेके कुछ जगह पहुंच जाए, कोई कुछ नहीं देगा, और अगर कोई देगा तो वो इतनी शर्तें लागू करेगा कि आपको गुलाम बनाएगा। आपने श्रीलंका की हालत देख रहे हो अभी, ठीक है, वो पाकिस्तान में तो जितना बोलो उतना कम है, वो छोड़ो, बट मैं आपको कॉमन सेंस, आईएमएफ में आपको, आईएमएफ कब समझाऊंगा पता है, जब बीओपी बीओटी समझोगे। उसमें क्या 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें से एक प्रकार के ट्रांजैक्शन पे आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देता है। आईएमएफ कभी भी लॉन्ग टर्म लोन देने की जिम्मेदारी वर्ल्ड बैंक की, शॉर्ट टर्म लोन देने की जिम्मेदारी, और आईएमएफ में पर्पस स्पेसिफाइड है, वेलकम टू सीए। यही सब हमको स्कूल तक बहुत इजी लग रहा था, अभी डीप उतरोगे तो पता चलेगा। तो फिजिकल डेफिसिट क्लियर, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्लियर,
दो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज और मैं लेता हूं अभी। मेरे पास 6:30 तक का टाइम है, 6:25 हुई है। मैं 6:30 पे क्लोज करूंगा पक्के से। क्रेडिट क्रिएशन, ए इधर, क्रेडिट क्रिएशन, when you try to increase the circulation of money without printing extra currency notes, that is called credit creation. I repeat, when you try to increase the circulation of money without printing extra currency notes, that is called credit creation. आपका नाम बोलो बेटा। विशाल। विशाल, if I give you 500 rupees, in that 500 rupees you give me some product, 2 मिनट के लिए let us presume there is no profit loss involved, 2 मिनट के लिए। So Vishal gives me a product worth 500 rupees and I give 500 rupees to Vishal through online payment or through physical cash also. Physical cash भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो 500 का नोट मैंने इसको दिया। Now Vishal से it moves to अमन, प्रशांत, नितेश, सौरभ, रिंकू सिंह, हो गए फ्री वहां से, आ गए यहाँ खेलने। वो नवीन उलग भी आया खेलने। हाँ, प्राची। नाउ दिस चेन कीप्स ऑन गोइंग। पीछे हमारी साहू मैडम बैठी है, साहू मैडम तक पहुंचा। उसके बाद इधर होते 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 आया, इधर अरोरा जी बैठे बिल्कुल, इनके पास भी आया। फिर इधर से होते 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 बिटिया सेलिना जेटली। Okay, it comes to Selena. So if I right now take up an approximate presence in my class of around 300 students, okay, तो 300 बच्चों के थ्रू 500 रुपए का एक नोट घुमा है। आप सबकी बुक्स अगर 2 मिनट के लिए बनाऊं, एक एंट्री की बुक्स, तो आपका 500 का परचेज है, 500 का सेल है, बराबर। अभी प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। 500 इंटू 300 करो जरा, 15,000, 1.5 लाख, 1,50,000, 1.5 लाख बोला ना, 1.5 लाख रुपया, 1 मिनट। तो 1.5 लाख रुपए की सेल जनरेट हुई है मेरे देश में। हेलो, नोट कितने छपे हैं? एक। आपका एक नोट कितना सर्कुलेट होता है उससे डिपेंड करता है आपका क्रेडिट क्रिएशन। ये तो मैंने फिजिकल नोट बोला। अब इसको मैं यूपीआई में ले जाता हूं। मैंने यूपीआई बैलेंस तुमको ट्रांसफर करा, मतलब एक बार मेरे 500 रुपए बैंक के अंदर गए, जिसका उन्होंने मेरे को यूपीआई बैलेंस दे दिया। अब मैंने वो ट्रांसलेट करना चालू करा, तो इधर उधर इधर उधर जाते जाते एक, ये तो वो एक चेन है जो चल रही है। ये 500 जब टूट के निकलेंगे इधर से उधर, 100, 50, 25, तो कितना इंपैक्ट क्रिएट करेंगे ये सोचो। हेलो, अगर बीच में 500 का फिजिकल नोट फट जाता तो क्रेडिट क्रिएशन की गाड़ी रुक जाती, लेकिन डिजिटल में तो फटेगा ही नहीं। आया ना? तो क्रेडिट क्रिएशन समझ में आया क्या? ठीक है, हो गया क्या टाइम? नहीं, 1 मिनट बचा है। 6:29 हो रही मेरी घड़ी में। अरे सिंपल सा है बाबा, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन। चलो ठीक है, मैंने 1 मिनट, बस 1 मिनट लास्ट थिंग, मैंने आपको आज चैप्टर 1, मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की कुछ कुछ बातें ऑलरेडी बता दी हैं। कल ये 2-3 को प्लीज क्लोज करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बढ़िया वाली कॉपी लेके आना, वाइट वाइट पेजेस वाली, ठीक है? कितने पेज की अभी फिर बताऊं? अप्रोक्सीमेटली 200 पेज। मतलब उसमें मैं क्यों 200 पेज बोल रहा हूं, पूरा नहीं लिखवाऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाद में करने पड़े तो सब उसी में। एक अच्छी सी कॉपी लेके आना खुद के लिए।